तो चलिए फिर एक्सरसाइज 4.1 को आगे बढ़ाते हैं। हमारे सामने लेक्चर नंबर 2 है और क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। लिखा है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये जो नीचे हमें दी जाएंगी अलग अलग तरह की प्रॉब्लम, इन्हें हमें किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। यहाँ पे ये बात ध्यान देने वाली है कि जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी उन्हें सॉल्व नहीं करना है, खाली सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के छोड़ देना है। सॉल्व करने का काम आगे की एक्सरसाइजेज में होगा। तो फिलहाल हमें यहाँ पर इन सवालों के अंदर क्या सीखना है कि जो हमें प्रॉब्लम दे रखी हैं इनको हम कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ध्यान से देखिएगा ज़रा। तो ये जो सवाल हमारे सामने लिखा हुआ है ये एक रेक्टेंगल के बारे में। द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज़ 5 to 8 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे बात की जा रही है एक रेक्टेंगुलर प्लॉट की, तो उसको बना लेते हैं। यहाँ पे ये बन गया रेक्टेंगुलर प्लॉट। इस रेक्टेंगुलर प्लॉट का जो एरिया है वो है 5 to 8 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज़ 1 more than twice ऑफ ब्रेथ। ये लाइन इंपॉर्टेंट है और इस तरह के सवाल आपने 8वीं क्लास में भी देखे थे। 8वीं में एक चैप्टर होता है लीनियर इक्वेशन, वहाँ पर आपने ये देखे होंगे। तो यहाँ पे लिखा है कि द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज़ 1 more than twice ऑफ ब्रेथ। लेंथ जो है ना वो ब्रेथ के ट्वाइस से यानी कि दुगने से 1 more एक ज़्यादा है। तो अगर हम इसकी ब्रेथ को x मान लेते हैं तो जो लेंथ आएगी वो आएगी ब्रेथ के दुगने से एक ज़्यादा, क्योंकि लेंथ जो है वो डिपेंड करती है ब्रेथ पर। यहाँ पे फिर से पढ़ते हैं। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज़ 1 more than twice ऑफ ब्रेथ। इसका मतलब ये हुआ कि जो लेंथ है वो ब्रेथ के दुगने से 1 more यानी कि एक ज़्यादा है। ट्वाइस का मतलब दुगना, ठीक है। आगे लिखा है वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ। हमें क्या निकालना है? लेंथ निकालनी है और ब्रेथ निकालनी है। तो किस तरीके से निकालेंगे ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये लिखेंगे कि लेट द ब्रेथ बी x। जिस चीज़ के ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है तो सबसे पहले हम उसी को लेट करते हैं। तो हमने ब्रेथ को क्या मान लिया? x मान लिया। देयरफॉर द लेंथ इज़, तो जो लेंथ होगी वो क्या होगी? ब्रेथ के ट्वाइस से, ये लिखा है ना, ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो ब्रेथ के दुगने से कितनी ज़्यादा? 1 more यानी कि एक ज़्यादा। तो लेंथ अगर x है तो ब्रेथ जो है वो उसके दुगने से एक क्या है? ज़्यादा है। हमें लेंथ और ब्रेथ निकालनी है। कैसे निकालेंगे ये भी देखेंगे हम। एक चीज़ समझ लेते हैं कि जब हम पिछला चैप्टर कर रहे थे, चैप्टर नंबर 3, तो उसमें अगर हम ब्रेथ को x मानते तो लेंथ को क्या मान लेते? y मान लेते। वहाँ पे होते थे 2 वेरिएबल, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ही वेरिएबल चलेगा। x ले रखा है तो x ही चलेगा पूरे में, और y ले रखा है तो y ही चलेगा। तो हमने ब्रेथ को x माना तो लेंथ को क्या माना? उसके दुगने से एक ज़्यादा। आप दोनों के अंदर सेम वेरिएबल देख रहे होंगे, दोनों के अंदर वेरिएबल क्या है? x है। अब यहाँ पर जो हम इक्वेशन बनाएंगे उसके लिए क्वेश्चन में कुछ कंडीशन दी जाती हैं। यहाँ पे जो कंडीशन है वो ये है, एरिया जो है इस प्लॉट का वो कितना है? 5 to 8 मीटर स्क्वायर। और हम अच्छी तरह से जानते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो एरिया की जगह पर रख दिया जाएगा 5 to 8, लेंथ की जगह पे रख दिया जाएगा 2x + 1, और ब्रेथ की जगह पे क्या रख दिया जाएगा? x। ये सब रखने के बाद ये जो x है ना इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। 5 to 8 इज़ इक्वल टू x को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x² आ जाएगा, और x की यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो x आ जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे? 5 to 8 को उधर ले जाएंगे, यहाँ पे रह जाएगी 0। जिधर x² होता है ना उधर की तरफ ही सबको ले जाना होता है। तो 2x² + x - 5 to 8। इसको सही तरीके से ऐसे लिखा जा सकता है, ये जो राइट वाला है इसको लेफ़्ट में और लेफ़्ट वाले को राइट में ले जा सकते हैं। तो 2x² + x - 5 to 8 इज़ इक्वल टू 0। तो अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार हो चुकी है। ax² + bx और +c। b यहाँ पर क्या है? 1 है, और प्लस मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि प्लस लगा के फिर माइनस जो है 5 to 8 के साथ लगाया जा सकता है। ये हमने पिछले लेक्चर में देखा ही था। तो फिलहाल ये पहला सवाल था।
इस सवाल में हमें प्रॉब्लम को पढ़ने के बाद केवल हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार करनी थी, तो बड़े आराम से हमने उसको तैयार कर दिया है। सॉल्व करने का काम अगली एक्सरसाइज से शुरू होगा, अभी केवल इक्वेशन बनाने का काम ही चलेगा। तो फिर से एक बार देख लेते हैं। सवाल एक रेक्टेंगुलर प्लॉट के बारे में था जिसका एरिया गिवन था और हमें ये बताया गया था कि जो लेंथ है वो ब्रेथ के दुगने से 1 मीटर ज़्यादा है। तो हमने देखा कि लेंथ जो है वो डिपेंड करती है ब्रेथ पर, तो हमने सबसे पहले ब्रेथ को मान लिया x, तो लेंथ क्या हो जाएगी उसके दुगने से, दुगना यानी कि 2x, एक ज़्यादा तो +1, एक कम बोलते तो -1 कर देते। अगर मान लो मोर के बजाय लेस होता यहाँ पे तो हम क्या कर देते, -1 कर देते। तो इस तरह से हमें लेंथ और ब्रेथ का पता चल गया। लेकिन यहाँ पर इक्वेशन बनाने के लिए हमने किसकी मदद ली, एरिया की मदद ली। हम जानते हैं कि रेक्टेंगल का एरिया का फार्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ की जगह लेंथ रख दिया, ब्रेथ की जगह ब्रेथ रखे, सॉल्व किया और आसानी से क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार हो गई। फिलहाल इन सवालों में हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बनानी है, इक्वेशंस को सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ इतना ही काम करना है। बढ़ते हैं आगे। इसके बाद हमारे सामने लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2। तो ये सवाल है कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स के बारे में। पढ़ते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज़ 306। 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर हैं जिनका प्रोडक्ट है 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर। हमें इंटीजर्स फाइंड करना है। तो इस सवाल को करने से पहले हमें ये समझ लेना ज़रूरी है कि कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं। तो देखते हैं उसको रफ पेज पर। तो रफ पेज पर हम समझने जा रहे हैं कि कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं। देखिए ज़रा इन नंबर्स को देखिए 10, 11, 12। तो ये कॉन्जिक्यूटिव हैं। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब जो एक के बाद एक आते हैं लगातार, और पॉजिटिव भी हैं। और देखो ज़रा 15, 16, 17 ये भी कॉन्जिक्यूटिव हैं और पॉजिटिव भी हैं। और देखो 100, 101, 102 ये भी क्या हैं, कॉन्जिक्यूटिव। कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक लगातार, और पॉजिटिव हैं तीनों के तीनों। तो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इस तरह के होते हैं। तो जब भी उन्हें हमें लेट करना पड़ता है, मान लो कि सबसे पहला इंटीजर हमें लेना है, तो सबसे पहले इंटीजर को हम x लेंगे। उसके बाद जो दूसरा वाला है उसको हम क्या लेंगे, x+1। इसके बाद तीसरा वाला जो है उसको, वैसे तीसरे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमें ज़्यादातर 2 के बारे में पूछा जाता है, लेकिन अगर तीसरा लेना भी पड़ जाए तो तीसरा क्या होगा, x+2। मतलब जो आपने पहला ले रखा है उसमें बस एक एक प्लस करते चले जाओ। तो जब भी कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर लेंगे तो पहला x होगा, दूसरा x+1 होगा, तीसरा x+2 होगा, क्योंकि पहले में एक प्लस करके दूसरा आता है और पहले में 2 प्लस करके तीसरा आता है। तो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर तो इस तरह से लिए जाएंगे। लेकिन एग्ज़ाम में इसके अलावा और भी कुछ आ सकता है। तो एग्ज़ाम में आपको ये भी दिया जा सकता है कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव ऑड इंटीजर। अब ऑड इंटीजर देखो कैसे होंगे, ऐसे होंगे 2 तो हो नहीं सकता, 3, 5 और 7 ये लगातार एक के बाद एक आने वाले ऑड नंबर हैं। 3 के बाद जो अगला ऑड नंबर आएगा वो 5 आएगा, और 5 के बाद जो अगला ऑड नंबर आएगा वो 7 आएगा। इसी तरह से 15 के बाद अगला ऑड आएगा 17, और इसके बाद अगला ऑड क्या आएगा, 19। इसी तरह से 49 के बाद आएगा 51, और 51 के बाद आएगा 53। तो ये जो आप देख रहे हैं ये हैं कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स। पॉजिटिव हटा के खाली ऑड इंटीजर भी आ सकता है, कॉन्जिक्यूटिव ऑड इंटीजर। तो आपको यहाँ पर ये देखना होगा कि जो कॉन्जिक्यूटिव ऑड इंटीजर होते हैं उनके बीच में गैप कितना होता है। देखो 3 में 2 प्लस करा 5 आया, और 5 में 2 प्लस करा तो 7 आया। तो पहला जो ऑड इंटीजर आप लेंगे वो x लेंगे, और दूसरा जो ऑड इंटीजर लेंगे वो x+2 लेंगे, क्योंकि पहले वाले में 2 प्लस करके तो दूसरा आ रहा है, और अगला वाला जो लेंगे वो इसमें 3 प्लस करके लेंगे। सॉरी 3 नहीं, 4 प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि देखो 3 में 4 प्लस करोगे जभी तो 7 आएगा, और 15 में 4 प्लस करोगे तभी तो 19 आएगा। तो जब भी आपको कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव ऑड इंटीजर लेने होंगे तो आप ऐसे लेंगे x, x+2 और x+4। लेकिन ये जो मैंने आपको लिख के दिखाया ये कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव ऑड इंटीजर की स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होती। स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है, अगर पहला इंटीजर लेना है तो उसको लिया जाएगा 2x+1, दूसरा इंटीजर अगर लेना है तो उसको लिया जाएगा 2x+3, और तीसरा इंटीजर अगर लेना है तो उसको लिया जाएगा 2x+5। जो पहला था इसमें हमने 2 प्लस किया तो ये आ गया, और इसमें 4 प्लस किया तो वो आ गया। ये होती है स्टैंडर्ड फॉर्म।
लेकिन आपका काम इससे भी चल जाएगा ऊपर वाले से, इससे भी आपके आंसर सही आ जाएंगे। पहला x लेंगे तो अगले में 2 प्लस करके दूसरा आएगा और आपका 2 तक का ही होगा। अगर 3 के बारे में बात करते हैं तो इसमें 4 आपको प्लस करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्म के तरीके से करना चाहते हैं तो ऑड इंटीजर आपको ऐसे लेने पड़ेंगे। अब इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है ये समझ लीजिए। कई बार x की वैल्यू E1 आ सकती है, E1 मान लो कि x 2 आ गया तो इस हिसाब से ये नंबर 2 बन जाएगा, ये 4 बन जाएगा और ये 6 बन जाएगा और ये सारे के सारे ऑड के बजाय क्या हो जाएंगे, E1 हो जाएंगे। लेकिन यहाँ देखो ज़रा, यहाँ पे 2 आने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर मान लो यहाँ पे 2 रखा मैंने तो 2 2 जा 4, 4 और 1 5, तो ये नंबर क्या आएगा, 5 आएगा। 2 यहाँ पे रखेंगे, 2 2 जा 4 और 3, ये क्या आएगा, 7 आएगा। 2 2 जा 4 और 5, 4 और 5 कितना, 9। तो आपने देखा कि 2 रखने से वो तो E1 बन जा रहे हैं, लेकिन 2 रखने से ये हमेशा ऑड ही रहेगा। तो ऑड इंटीजर लेने की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो ये होती है। पहला लेते हैं 2x + 1, दूसरा लेते हैं 2x + 3। अब कई बार क्या होता है ना कि जैसे यहाँ पर ऑड इंटीजर है, इसके अलावा इवन इंटीजर भी आ सकता है, कॉन्जिक्यूटिव इवन इंटीजर। तो कॉन्जिक्यूटिव इवन इंटीजर इस तरह के होते हैं 2 4 6, इसी तरह से 10 12 एंड 14, इसी तरह से 100 102 एंड 104। ये जो आप देख रहे हैं ये सब क्या है, कॉन्जिक्यूटिव इवन इंटीजर्स हैं। तो जब भी इनको लेट करना होगा या इनको कुछ मानना होगा तो कैसे मानेंगे। अगर हम पहले को x मानते हैं तो दूसरे को हमें क्या मानना पड़ेगा, x + 2, क्योंकि पहले वाले में 2 प्लस करके ही दूसरा आ रहा है और इसमें 2 और प्लस कर देंगे यानी कि 4, तो उससे क्या आ जाएगा, तीसरा आ जाएगा। तो 3 अगर कहीं पे मानने होंगे तो पहला x, दूसरा x + 2, तीसरा x + 4। आप यहाँ पर एक गड़बड़ी भी देख रहे होंगे कि ऑड इंटीजर ले रहे हैं तब भी यही और इवन इंटीजर ले रहे हैं तब भी यही। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि जब भी आप ऑड इंटीजर लेंगे तो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है वो ये होती है। काम आपका इससे भी चल जाएगा, सवाल का आंसर 100% सही आएगा ऊपर वाले से भी, लेकिन जो स्टैंडर्ड तरीका होता है ऑड नंबर को लेने का वो ये होता है, क्योंकि इससे हमें हमेशा ही ऑड मिलेगा, कभी भी इवन नहीं मिलेगा। लेकिन ऊपर वाले केस में ये जो आप देख रहे हैं इसमें इवन भी मिल सकता है, ऑड भी मिल सकता है, ठीक है। तो वैसे तो इवन इंटीजर भी इस तरीके से लिए जा सकते हैं, लेकिन इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो इस तरह की होती है। पहला इवन इंटीजर आप लेंगे तो उसको 2x लेंगे, दूसरा इवन इंटीजर लेंगे तो 2x + 2 लेंगे और तीसरा इवन इंटीजर लेंगे तो 2x + 4 लेंगे। जैसे ऑड की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ऐसे ही इवन की भी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। अब मान लो कि हमारा आंसर 3 आ गया, x की वैल्यू 3 आ गई, तो 3 को जब यहाँ पे रखा जाएगा तो ऑड मिलेगा, 3 और 2 5 ऑड मिलेगा, 3 और 4 7 ऑड मिलेगा। यानी कि 3 को यहाँ पे रखने से ये सब हमें ऑड रिज़ल्ट देंगे, लेकिन नीचे वाले हमें कभी भी ऑड रिज़ल्ट नहीं देंगे। देखो 3 यहाँ पे रखेंगे तो 3 2 जा 6 आ जाएगा, 3 2 जा 6 और 2 8 आ जाएगा। यहाँ पे 6 आ रहा है, यहाँ पे 8 आ रहा है, 3 2 जा 6 और 4 यहाँ पे कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। तो ये जो नीचे वाला होगा ये हमेशा हमें इवन आंसर ही देगा, इसीलिए इसको स्टैंडर्ड तरीका कहा जाता है। तो वैसे तो हमारा सवाल चल रहा था, लेकिन बीच में हमने कुछ एडिशनल जानकारी भी ले ली है, ये हमारे बड़ी काम आएगी। तो जब भी कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर बोला जाएगा क्वेश्चन में तो आप इस तरह से लेंगे, पहला x, दूसरा x + 1। जब ऑड बोला जाएगा तो आप ये भी ले सकते हैं और ये भी ले सकते हैं, 2x + 1 2x + 6। स्टैंडर्ड वे में जाना चाहते हैं तो ये लेना पड़ेगा, आंसर उससे भी सही आएगा। और अगर इवन की बात करेंगे तो ये भी लिया जा सकता है और ये भी लिया जा सकता है। उम्मीद है कि ये एडिशनल जानकारी जो है आपकी समझ में आ गई होगी और आपके बहुत काम आएगी आगे जाकर। फ़िलहाल अपना सवाल पूरा करते हैं। तो ये हमारा सवाल था कि द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट द 2। ये स्टेटमेंट मैंने लिख दिया है कि लेट द 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स आर। पहले को x लेंगे और दूसरा क्या होगा, x + 1, और तीसरा भी होता तो इसमें एक और प्लस कर देते, x + 2 आ जाता। तो 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर ये हो गए। आगे बताया गया है कि इनका जो प्रोडक्ट है वो 306 है। आप सब अच्छी तरह से जानते हो कि प्रोडक्ट का मतलब होता है इनकी मल्टीप्लाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये जो 2 नंबर हैं इनका जो प्रोडक्ट है, सॉरी यहाँ पे 1 लिखना है, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल है, 306 के।
अब हम क्या करेंगे, इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में। x की यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर, और x की 1 में करेंगे तो x इक्वल टू 306। 306 जो है वो इधर आके हो जाएगा माइनस का 306, और इस तरह से हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार हो गई। इसके नीचे मैं लिख देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि विच इज़ द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उम्मीद है कि ये सवाल आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से देखते हैं। 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर की बात की गई थी, तो हमने एक को x मान लिया, तो दूसरा क्या हो गया x+1। फिर हमें बताया गया था कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 306 है, तो हमने इन दोनों का प्रोडक्ट कर दिया। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और इक्वल टू रख दिया 306 के। फिर x को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, फिर 306 इधर आके माइनस हो जाएगा, और इस तरह से हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें बनानी थी वो तैयार हो चुकी है। इस एक्सरसाइज में केवल इक्वेशंस को बनाना सीखेंगे, अगली एक्सरसाइज में इनके सॉल्यूशन निकालना भी सीखा जाएगा। तो जब अगली एक्सरसाइज में आप सॉल्यूशन निकालना सीख जाएंगे तो इसका भी सॉल्यूशन निकाल के देखिएगा कि 2 पॉजिटिव इंटीजर क्या आ रहे हैं, और क्या इनका प्रोडक्ट वाकई में 306 के बराबर आ रहा है या फिर नहीं आ रहा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 2 का पार्ट 3 ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। ये एज वाला सवाल है, और एज वाले सवाल चैप्टर 3 में बहुत सारे थे, मतलब करीब करीब हर एक्सरसाइज के अंदर ऐसे सवाल थे। यहाँ पे भी आपको मिलेंगे, यहाँ पे भी करीब करीब हर एक्सरसाइज में एज वाले सवाल मिलेंगे। तो एज वाले सवालों के बारे में जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है वो प्रेजेंट एज होती है। किसी की भी प्रेजेंट एज पता हो तो हम उसकी पहले की और बाद की कभी की भी एज निकाल सकते हैं। मान लो कि तुम्हारी प्रेजेंट एज अभी 15 साल है। अब मैं कहूँ कि तुम्हारी एज 3 साल पहले कितनी होगी, तो तुम बड़े आराम से कह दोगे 12 साल। तुम इसमें से 3 साल निकाल दोगे। और मैं कहूँ कि तुम्हारी एज 3 साल बाद कितनी होगी, तो तुम कहोगे 18 साल। तो मेन चीज़ क्या है, प्रेजेंट एज का पता होना। अगर हमें किसी की प्रेजेंट एज पता है तो हम उसकी पहले की और बाद की कभी की भी एज निकाल सकते हैं। तो फिलहाल हमारा सवाल क्या है देख लेते हैं। रोहन्स मदर इज़ 26 ईयर ओल्डर देन हिम। रोहन की जो मदर है वो रोहन से 26 साल क्या है, बड़ी है। यानी कि मदर की एज तभी पता चलेगी जब रोहन की एज पता चलेगी। इसका मतलब मदर की एज पूरी तरह से रोहन की एज पर डिपेंड करती है। तो हमें ये चीज़ ढूंढनी होती है इन सवालों में कि किस पर सब कुछ डिपेंड कर रहा है। तो रोहन की मदर की एज तभी निकलेगी जब हमें रोहन की एज पता चलेगी। तो रोहन की एज मान लो 2 साल है, तो मदर उससे 26 साल बड़ी है, तो 26 साल का मतलब मदर कितने साल की हो गई, 28 साल की। 2 साल में 26 साल प्लस कर दिया जाएगा। तो मदर की एज रोहन की एज पर डिपेंड करती है, तो हम मान लेते हैं लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन। मान लेते हैं कि रोहन की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी है, x ईयर्स। ठीक है, तो अगर रोहन की एज x है तो मदर की एज उससे 26 साल ज़्यादा होगी। देयरफॉर द प्रेजेंट एज ऑफ मदर की प्रेजेंट एज हो जाएगी x+26। अगर रोहन x साल का है तो मदर उससे 26 साल क्या होंगी, ओल्डर होंगी। तो उसकी एज में 26 साल क्या कर दिए जाएंगे, प्लस कर दिए जाएंगे। अब दोनों की एज आ चुकी है, रोहन की भी और उसकी मदर की भी। अब आगे पढ़ते हैं। आगे लिखा है कि द प्रोडक्ट ऑफ दियर एज 3 ईयर फ्रॉम नाउ। आज से 3 साल बाद। तो इसे तो बाद में पढ़ेंगे, पहले हम चलते हैं आज से 3 साल बाद। आफ्टर 3 ईयर्स। तो अगर तुमसे पूछा जाए कि अभी रोहन की एज x है तो 3 साल बाद कितनी होगी, एज ऑफ रोहन 3 साल बाद कितनी होगी। तो देखो अभी x है ना, तो 3 साल बाद हो जाएगी x+3। और तुम में से बहुत से ना, अगर मैं कहूँ कि रोहन की एज अभी x है तो 3 साल बाद कितनी होगी, तो तुम में से बहुत से ना 3x बताते हैं, 3 गुना कर देते हैं सीधा। देखो भाई, अगर अभी रोहन की एज x है तो 3 साल बाद कितनी हो जाएगी, x+3। अब बात करते हैं मदर की एज की, एज ऑफ मदर। तो मदर की जो प्रेजेंट एज है वो x+26 है। 3 साल बाद कितनी होगी, x+26 + 3। भाई 3 साल बाद की एज निकालनी है तो रोहन की एज में भी 3 साल प्लस कर दो, और मदर की जो प्रेजेंट एज है उसमें भी 3 साल प्लस कर दो, तो 3 साल बाद की मदर की एज भी आ जाएगी, जो कि निकल कर आएगी x+29, क्योंकि 26 + 3 कितना होता है, 29 होता है। तो 3 साल बाद हमें रोहन की एज भी पता चल गई और मदर की एज भी पता चल गई। अब इसको पढ़ते हैं।
द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी 360। 3 साल बाद दोनों की जो एज होगी उसका प्रोडक्ट होगा 360 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। दोनों की जो एज होगी 3 साल बाद उसका प्रोडक्ट, तो यहाँ पे हमने दोनों की एज लिख दी है, उसका प्रोडक्ट कर दिया, ब्रैकेट लगे हैं तो ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई ही होता है। दोनों की एज का जो प्रोडक्ट है वो कितना है, 360। तो यहाँ तक हमारा मेन सवाल होता है। आगे तो बस हमें इनकी मल्टीप्लाई करके इक्वेशन तैयार करनी है। इसको अब दोबारा पूरे को समझते हैं। तो ये जितने भी एज वाले सवाल होते हैं इनमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है वो होती है प्रेजेंट एज का पता होना। सबसे पहले हमने इस लाइन को पढ़ के देखा कि रोहन की मदर रोहन से 26 साल बड़ी हैं, यानी कि मदर की एज पूरी तरह से रोहन की एज पर डिपेंड करती है। तो सबसे पहले हमने रोहन की एज को मान लिया x ईयर्स। अब मदर उससे 26 साल बड़ी हैं तो मदर हो जाएंगी x + 26 ईयर्स। फिर क्वेश्चन में बात की गई थी 3 साल बाद की। देखिए क्वेश्चन में कभी 3 साल बाद की बात करेंगे, कभी 3 साल पहले की बात करेंगे, कभी 10 साल बाद की बात करेंगे। तो सिंपल सा लॉजिक है, अगर बाद की बात करते हैं तो प्लस हो जाएगी एज, और पहले की बात अगर कर रहे हैं तो एज क्या हो जाएगी, माइनस। तो अभी 3 साल बाद की बात चल रही थी, तो 3 साल बाद रोहन की एज क्या होगी, x + 3, और मदर की एज क्या होगी, x + 26 + 3। तो 3 साल बाद दोनों की जो एज है उसका प्रोडक्ट कितना है, 360। तो 3 साल बाद दोनों की एज का प्रोडक्ट हमने कितना कर दिया, 360। अब इसको सॉल्व करके हम इक्वेशन तैयार करने वाले हैं। तो इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, ध्यान से देखिएगा मल्टीप्लाई को। x की मल्टीप्लाई यहाँ पर कर देंगे तो x², x की 29 में करेंगे तो 29x, 3 की x में करेंगे तो 3x, 3 9 जा 27 का 7 2 कैरी, 3 2 जा 6 और 2 8, 87 = 360। इसके बाद x² तो ऐसे ही रहेगा, 29 और 3 कितना हो गया, 32x, और ये जो 360 है ना ये इधर आके क्या हो जाएगा, -87 - 360। इसके बाद x² + 32x और 360 माइनस का और 87 प्लस का। एक चीज़ और है, 360 इधर आ जाएगा तो यहाँ पे क्या रह जाएगी, 0 रह जाएगा। तो 360 में से 87 जाके कितना बचेगा, बचेगा माइनस का 273 और = में रह जाएगी 0। और ये हमारी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है। हमें इन सवालों में सिर्फ इक्वेशन फॉर्म करनी है, इक्वेशन को सॉल्व नहीं करना, तो हमारा काम पूरा हो चुका है। तो उम्मीद है कि ये एज वाला सवाल आप समझ गए होंगे, और ऐसे सवाल बहुत सारे इस एक्सरसाइज के अंदर आने वाले हैं। इसी तरह से ध्यान से चीज़ों को समझते रहिए, और आपको सब कुछ समझ में आता है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूला करें। बढ़ते हैं आगे, अगला पार्ट करते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट। ये सवाल ट्रेन के बारे में है, और पिछली एक्सरसाइज में भी ट्रेन के बारे में, बस के बारे में, उनकी स्पीड के बारे में बहुत सारे सवाल हमने किए थे। ऐसा ये भी है, तो ध्यान से सवाल को समझिएगा। पहले पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। A train travels a distance of 480 किलोमीटर at a uniform speed। ट्रेन एक यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है और उसको 480 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। स्पीड कितनी है ये नहीं पूछा, ये नहीं पता, शायद इसको पूछा होगा एंड में। इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 km/h लेस, अगर स्पीड 8 km/h कम कर दी गई होती तो देन इट वुड टेक 3 hours मोर, तब ट्रेन को 3 घंटे ज़्यादा लगते। आप ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि अगर आप स्पीड कम करेंगे तो टाइम तो ज़्यादा लगेगा ही। तो ट्रेन की स्पीड को 8 km/h कम कर देने से 3 घंटे ज़्यादा टाइम लगेगा। सेम डिस्टेंस, वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। हमें ट्रेन की स्पीड पता लगानी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले तो हम ये लिखेंगे तो ये हम लिख देंगे कि लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन बी 8x km/h। मान लिया कि ट्रेन की जो स्पीड है वो क्या है, x km/h है, ठीक है। अब ट्रेन को जो डिस्टेंस कवर करनी है वो हमें पहले से ही पता है। डिस्टेंस जो ट्रेन को कवर करनी है वो है 480 किलोमीटर। और हम ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर हमें स्पीड पता है और डिस्टेंस पता है तो हम लगने वाला टाइम निकाल सकते हैं। तो टाइम निकालने के लिए हम हमेशा ये फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस जो है वो है 480 और स्पीड कितनी है, x।
तो इस तरह से यूजुअली ट्रेन को इतना टाइम लगना था, लेकिन क्या हुआ कि ट्रेन की स्पीड को हमने 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया गया। तो लिखेंगे व्हेन। तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि जब स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर कम किया जाएगा तो जो नई स्पीड है वो क्या होगी। देखो पहले स्पीड x थी, अब अगर आप उसको 8 किलोमीटर पर आवर कम करते हैं तो नई स्पीड हो जाएगी x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। आप ऐसा समझिए पहले आपकी स्पीड 60 थी, 8 किलोमीटर कम कर दोगे तो 60 माइनस 8 यानी कि कितनी रह जाएगी, 52 रह जाएगी। तो अगर स्पीड कम करेंगे तो माइनस कर देना, स्पीड ज़्यादा करेंगे तो क्या करना, प्लस कर देना। तो ट्रेन की स्पीड पहले x थी, तो अगर हम उसको 8 किलोमीटर पर आवर कम कर देते हैं तो जो नई स्पीड है वो कितनी हो जाएगी, x माइनस 8। लेकिन डिस्टेंस तो वही रहेगी ना, डिस्टेंस तो सेम ही है, लिखा हुआ है क्वेश्चन में 480 किलोमीटर, ये देखो सेम डिस्टेंस लिखा हुआ है। तो अब देखते हैं कि जब स्पीड कम हो गई तो अब टाइम कितना लगेगा। तो फिर से टाइम निकालने के लिए वही फार्मूला अप्लाई किया जाएगा। क्या फार्मूला होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस 480 है और जो स्पीड है नई वाली वो है x माइनस 8। तो अब इतना टाइम लगेगा। तो पहले टाइम लगता था 480 अपॉन x और अब कितना टाइम लग रहा है, 480 अपॉन x माइनस 8। ये वाला जो टाइम है वो पहले वाले टाइम से 3 घंटे क्या है ज़्यादा। ये लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि अगर स्पीड कम कर दी गई 8 किलोमीटर पर आवर तो टाइम लगेगा 3 घंटे ज़्यादा। इसका मतलब ये टाइम जो है पुराने टाइम से 3 घंटे ज़्यादा है। तो इस चीज़ को हम अगले पेज पर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे लिख दिया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नया जो टाइम लगेगा वो पुराने वाले टाइम से 3 घंटे ज़्यादा लगेगा। तो अब जो नया टाइम हमने निकाल रखा है वो कितना है, 480 अपॉन x माइनस 8 है। इसको लिख देते हैं 480 अपॉन x माइनस 8। और पुराना टाइम क्या है जिसको हमने यूजुअल टाइम लिखा है वो है 480 अपॉन x, 480 अपॉन x और प्लस 3। यहाँ तक हमारे सवाल का मेन हिस्सा था। अब इसके बाद का हम आसानी से कर लेंगे। 480 वालों को एक साइड कर लो, 480 अपॉन और उधर की साइड रह जाएगा 3। इसके बाद हम यहाँ से 480 जो है उसको कॉमन निकाल लेंगे, अंदर बचेगा 1 अपॉन x माइनस 8 और यहाँ पर बचेगा 1 अपॉन x और इक्वल टू में क्या है 3। इसके बाद हम यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे और 480 जो है 3 के नीचे डिवाइड में चला जाएगा। तो 3 के नीचे डिवाइड में चला गया 480 और यहाँ पर हम लेंगे एलसीएम। एलसीएम आएगा x माइनस 8 इंटू एक्स। अब जब एलसीएम इनकी मल्टीप्लाई करके लिया जाएगा तो हो जाएगी क्रॉस मल्टीप्लाई, ये x इधर इंटू हो जाएगा और ये जो x माइनस 8 है ये उधर इंटू हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। x की मल्टीप्लाई अंदर कर दोगे ब्रैकेट के तो यहाँ पर आएगा x स्क्वायर और x की यहाँ पर करोगे तो आएगा 8x। ऊपर ये ब्रैकेट जब ओपन होगा तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, बाहर माइनस है तो अंदर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और इधर 3 1 जा, 3 1 जा, 3 6 जा और 0, 1 अपॉन 160 आ जाएगा। x से x क्या हो जाएगा, कैंसिल, ये पूरा ऊपर जाएगा और ये 160 इसमें जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 160 जब 8 में मल्टीप्लाई होके आएगा तो 1280 आ जाएगा और x स्क्वायर माइनस 8x 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यही आ जाएगा सेम। फिर इसको उधर ले जाएंगे, उधर जाके ये माइनस हो जाएगा, यहाँ रह जाएगी 0। अब हम इस इक्वेशन को ना सही से लिख देते हैं, राइट साइड में इसको ले आते हैं। x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0। इस तरह से रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें मिल चुकी है। तो सवाल हमारा पूरा हो चुका है। हमें इक्वेशन सॉल्व नहीं करनी, सिर्फ इक्वेशन फॉर्म करनी है। तो कैसे कैसे क्या हुआ है इस सवाल में, दोबारा से पूरे को देखते हैं। तो हमारा ये जो सवाल था ये ट्रेन की स्पीड के बारे में था। हमें ये बताया गया था कि एक ट्रेन है जिसको 480 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करनी है एक यूनिफॉर्म स्पीड से। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब स्पीड बदलेगी नहीं, वो लगातार एक जैसी बनी रहेगी। आगे लिखता है कि अगर स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया जाए तो ट्रेन को 3 घंटे ज़्यादा का टाइम लगेगा उसी डिस्टेंस को कवर करने में। तो बताओ ट्रेन की स्पीड क्या है, मतलब ट्रेन की स्पीड हम निकालना चाहते हैं लेकिन निकालनी नहीं है, इस सवाल में केवल इक्वेशन बनानी है। तो इसके लिए हमने क्या किया, मान लिया कि ट्रेन की जो स्पीड है वो कितनी है, x किलोमीटर पर आवर, और ट्रेन को डिस्टेंस कवर करनी है 480 किलोमीटर। तो अगर हमें डिस्टेंस पता है और स्पीड पता है तो इससे हम टाइम निकाल सकते हैं। टाइम का फार्मूला लगाया हमने, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस रख दी, स्पीड रख दी, आसानी से टाइम निकल कर आ गया।
इसके बाद क्या हुआ कि जब ट्रेन की स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया गया, तो पहले स्पीड x थी, अब कितनी हो जाएगी 8x - 8। पुरानी स्पीड में से 8 किलोमीटर पर आवर टाइम कम कर दिया जाएगा, लेकिन डिस्टेंस ट्रेन को अभी भी उतनी ही कवर करनी थी। यहाँ पे लिखा हुआ है सेम डिस्टेंस। तो फिर से हमारे पास स्पीड है, डिस्टेंस है, दोनों की मदद से अब भी हमने टाइम निकाला। अब क्योंकि ये वाला जो टाइम है ये तब आया है जब ट्रेन की स्पीड कम हो गई है, तो इसका मतलब ये टाइम ज़्यादा होगा उस वाले टाइम से, क्योंकि वहाँ पे स्पीड ज़्यादा थी, यहाँ पे स्पीड कम है, तो स्पीड कम होने से टाइम ज़्यादा लगता है। ये टाइम उस वाले टाइम से कितना ज़्यादा है, 3 घंटे, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये देखो कि नया टाइम 3 घंटे ज़्यादा लगेगा पुराने वाले टाइम से। इस चीज़ को हमने अगले पेज पर लिख दिया कि नया जो टाइम है वो पुराने टाइम से 3 घंटे ज़्यादा होगा। नया टाइम ये है, ये पुराना टाइम है प्लस 3 घंटे। फिर इसको आसानी से सॉल्व किया, इसको इधर ले आए, 480 कॉमन आ गया, अंदर ये बचा। फिर एलसीएम लिया, जब एलसीएम मल्टीप्लाई करके लेते हैं तो ये वहाँ पे मल्टीप्लाई, ये उधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाती है। इसके बाद ब्रैकेट ओपन हुआ, यहाँ पे प्लस आ गया, बाहर जो एक्स था उसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया इसके अंदर, फिर यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई हो गई, ये मिल गया, और आसानी से हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार हो गई। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद है कि सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। लाइक करना ना भूलें अगर सब कुछ समझ में आ गया हो तो। अगली एक्सरसाइज में मिलेंगे इसके बाद, तब तक आप इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा ताकि चीज़ें आपको अच्छी तरह से समझ में आ सकें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।